हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने इससे पहले इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो है, इकोसिस्टम के फैक्टर्स देखे, एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर के हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इफेक्टिव फैक्टर यानी कि सॉइल फैक्टर देख रहे थे। सॉइल फैक्टर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अब थोड़ा सा कुछ जो बचा है वो ये है कि जो हम कई बार नाम लेते हैं कि ये मृतिका है, ये गाद है, ये फाइन सैंड है, ये बजरी है, तो वो किस आधार पे होती है, उसके लिए एक सारणी है कि इसमें कणों का प्रकार किस तरह से और कणों का आकार। तो इसको हम इस तरह से मैं पकड़ लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा बच्चों। कणों के प्रकार और कणों का आकार। सबसे पहले है मृतिका यानी कि क्ले, जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है, 0.002 मिलीमीटर से कम। मैं बार बार यहाँ मिलीमीटर नहीं कहूँगी क्योंकि सारे नाप मिलीमीटर में है। दूसरा है गाद यानी कि स्लेट, जो 0.002 से 0.02। उसके बाद में है फाइन सैंड, वो 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक। उसके बाद में कोर्स सैंड यानी कि बारीक से थोड़ी सी बड़ी दरदरी, 0.2 से 2.00। उसके बाद में फाइन ग्रेवल, ये GRAVEL ग्रेवल है, वो 1 से 2 मिलीमीटर। उसके बाद में मीडियम ग्रेवल, 2 से 5 मिलीमीटर। ग्रेवल का मतलब होता है बजरी। आप सब जानते हैं कई मकानों को बनाने में बजरी का उपयोग होता है। उसके बाद में ग्रेवल यानी कि 5 to 10 मिलीमीटर। एंड देन स्टोन जो है 10 से 1000 मिलीमीटर के बीच में होता है। तो इस तरह से हम उनके आकार के आधार पर इस मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। कई बार हम कहते हैं पौधों के लिए बलुई मृदा अच्छी है, दोमट बलुई मृदा अच्छी है, तो वो किस आधार पर उसका नामकरण होता है, उसका क्या रेशियो होता है, यह भी हम देख लेते हैं। इसमें हम दो सारणी बनाएंगे, एक तरफ मृदा के प्रकार और दूसरी की तरफ रेशियो। बलुई मृदा नाम से पता चला है कि इसमें बालू मिट्टी ज़्यादा होगी, तो इसमें 85% सैंड होती है और 15% स्लेट या क्ले होती है। दूसरी है दोमट बलुई में 70% सैंड होती है और 30% स्लेट और क्ले होती है। दोमट मृदा जो होती है इसमें 50% सैंड होती है यानी कि बालुई मिट्टी होती है, और 50% स्लेट और क्ले होती है। और स्लेट जिसके अंदर 90% स्लेट और 10% सैंड होती है। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो से अलग अलग मिट्टियों का निर्माण होता है, और अलग अलग खेती के लिए, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी हमें ज़रूरत होती है। और कई बार जो मृदा होती है वो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मृदा जो है वो अलग अलग तरह की पाई जाती है, और इसी कारण वहाँ की जो वनस्पति होती है उसमें विविधता आती है। अलग अलग भौगोलिक जगह पर अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। जैसे हम सब जानते हैं थार का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वहाँ पे बालुई मृदा ज़्यादा होती है, तो वहाँ मिट्टी बलुई मृदा की एक खासियत होती है कि वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ही कम मिलती है या थोड़ी बहुत घासें मिलती हैं। और दोमट मृदा जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे डेंस जो फॉरेस्ट या घने जंगल या अच्छी मिट्टी या अच्छे पौधे वहाँ पे वृद्धि करते हैं। मृदा के बारे में कई बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पोडोसाइलाइजेशन और एक ग्लेशिएशन, ये TION है। तो पोडोसोलाइजेशन का मतलब होता है कि मृदा के, हमने आप अभी पिछली जो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मृदा के कई सारे लेयर्स होते हैं, OABC। तो जब वातावरण में तापमान कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ह्यूमस और मिनरल जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और पानी में मिलने के कारण ये मृदा के A स्तर से B स्तर में चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, A स्तर से B स्तर में चले जाएंगे तो A स्तर जो है वो बहुत ही कम उपजाऊ बच जाएगा, और वहाँ पे जो मेन कार्बनिक पदार्थ है उनकी हानि होगी, और वहाँ की जो मिट्टी है वो हल्के रंग की हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया को पोडोसोलाइजेशन कहते हैं। बच्चों ये कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे नाम दिया है। दूसरा है ग्लीजेशन। जैसे टुंड्रा, ये ठंडे प्रदेशों में होता है जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है और ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, तो जो ह्यूमस होता है वो धीरे धीरे बनता है और कम बनता है, और जितना भी बनता है वो B स्तर में चला जाता है, तो B स्तर जो है वो ब्लू ग्रे हो जाता है। तो इसलिए ब्लू ग्रे यानी कि B स्तर को क्या जो रंग जो है वो गहरा होने के कारण, और फेरस सॉल्ट जो है तो वो भी जमा होता है, तो इसलिए इसको ग्लीजेशन कहते हैं।
और कुछ बातें हैं कि कई बार जो मृदा होती है वो क्षारीय होती है, तो क्षारीय मृदा को उपचारित करने के लिए उसमें कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम मिलाया जाता है। और कई बार मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है और हमें पादपों की खेती करनी होती है, तो कल्टीवेशन के लिए हम उसका उपचार करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो यहाँ तक हमारे सारे एबायोटिक फैक्टर हो चुके हैं। और उसके बाद हम एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोटिक फैक्टर इस तरह से हैं। बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक। हम सब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अजैविक कारक तथा जैविक कारक परस्पर आपस में क्रिया करके रहते हैं और इसी से एक स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण होता है। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर मेन जो है वो दो चीज़ें आती है, पॉजिटिव इंट्रैक्शंस एंड नेगेटिव इंट्रैक्शंस, यानी कि किस तरह से सभी जीव आपस में एक दूसरे के साथ धनात्मक अंतर्क्रिया करके परस्पर क्रियाएं करके रहते हैं, या फिर किस तरह से कुछ जीव ऋणात्मक परस्पर क्रियाएं करके रहते हैं। संसार में समस्त जीव जो होते हैं उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, इसलिए उनका अलग अलग जैविक संबंध होता है। हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। हम सब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में कई सारे पोषक स्तर होते हैं, उत्पादक, उसके बाद में उपभोक्ता। सारे उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता में 3 कैटेगरीज होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। हम सब जानते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतया पादपों पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सभी जीवों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो ये किस तरह से एक दूसरे को इंट्रैक्शंस को मतलब आपस में परस्पर क्रिया करके रहते हैं, तो जीवों के द्वारा दूसरे जीवों पर डाले गए प्रभाव जो होते हैं वही बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ये संबंध परस्पर दोनों के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। अगर लाभदायक हुआ दोनों के लिए तो उसे पॉजिटिव इंट्रैक्शन कहते हैं, और अगर नकारात्मक हुआ, हानिकारक हुआ, तो उसे हम नेगेटिव इंट्रैक्शन कहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इंट्रैक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमनसेलिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्पोरेशन और उसके बाद पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। कॉमनसेलिज्म को हिंदी में सहभोजिता कहते हैं। यहाँ पे मैं चिन्हों में बात करूंगी, ये प्लस और ये जीरो। जहाँ पे भी प्लस चिन्ह आएगा उसका मतलब है लाभदायक जीव, जीरो आएगा उसका मतलब है उदासीन जीव, और अगर मैं कहीं माइनस लिख दूं बच्चों तो माइनस का अर्थ होगा उसको हानि हुई है। तो कॉमनसेलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरा उदासीन रहेगा, यानी कि उसको ना तो कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दो भिन्न जातियों के बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें एक जाति लाभदायक रहती है, यानी कि उसको लाभ प्राप्त होता है, और दूसरी जाति को न हानि न लाभ होता है। तो यह जो संबंध होता है वह सहभोजिता कहलाता है। इसके उदाहरण है लियानास यानी कि कठलता है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लियानास पे आप स्टार लगा दें। ये हमारे भी कॉलेज लेक्चर के कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। मैंने इसको RS एग्जाम में भी 2012 का जो दिया था उसमें भी आ चुका है। तो लियानास यानी कि कठलताएं जो है ये वुडी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। काष्ठी संवहनी जो पादप होते हैं वो घने जंगलों में मिलती है और ये पादप स्वपोषी होते हैं। ये अधिक प्रकाश और वायु को प्राप्त करने के लिए अन्य पौधों की सहायता से ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो इन्हें कठलताएं कहते हैं। यानी कि ये खुद को अधिक प्रकाश और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये दूसरों का सहारा लेकर ऊपर पहुंचते हैं। तो इसमें टीनोस्पोरा, बोहेनिया वेलाई, एंटाडा गिगास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लियानास किसका, कौन सी इंट्रैक्शन का उदाहरण है, कॉमनसेलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, म्यूचुअलिज्म। तब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि लियानास यानी कि कठलताएं, हिंदी में इसको कठलता कहते हैं। लियानास जो है वह कॉमनसेलिज्म का उदाहरण है, क्योंकि ये जिस पौधे का सहारा लेती है उससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इनको खुद को अच्छे प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में एपीफाइट्स को हम अधिपादप कहते हैं। अधिपादप ऐसे पादप होते हैं जो घने जंगल या घनी आर्द्रता में उगने वाले पौधे होते हैं। ये पौधे दूसरों की शाखाओं पर चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इन पौधों की शाखाओं में इन पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें विशेष कोशिकाओं में विशेष तरह का इनकी कोशिकाओं में विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे हम वेलामेन उत्तक कहते हैं। वेलामेन उत्तक की एक विशेषता होती है कि वह वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब अधिपादप जो होती है इसकी जो जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती है और ये दूसरे पादपों पर लटके हुए रहते हैं, और ये वायुमंडलीय आर्द्रता से ही अपने जीवन का जल जो होता है वो ग्रहण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो
एपीफाइट्स जो होते हैं, इसकी सबसे मेन जो विशेषता मैंने बताई, वेलामेन टिश्यू। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वेलामेन टिश्यू यानी वेलामेन उत्तक कौन से पादपों में पाया जाता है, तो ये एपीफाइट्स में पाया जाता है। और एपीफाइट्स वो पादप होते हैं जो किसी दूसरे पादपों पर उगते हैं और घनी आर्द्रता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ऑर्किड है, पोथोस है, डिस्टिडिया, टिलेंडेशिया, अस्निया, एलेक्टोरिया, इसके कई सारे उदाहरण है। अगर हम कॉमन सेलिज्म को और बाहरी और आंतरिक रूप से देखें तो इसको और हम दो भागों में बांटते हैं, एक्टो कॉमन सेलिज्म और एंडो कॉमन सेलिज्म। एक्टो जहाँ पे भी वर्ड आता है बच्चों, एक्टो का अर्थ होता है बाहरी और एंडो का मतलब होता है आंतरिक। यानी कि कॉमन सेलिज्म हमने पहले ही जाना कि दो ऐसे जैविक संबंध जिसमें एक को फायदा और दूसरे को न फायदा न नुकसान, यानी कि अप्रभावित। तो एक्टो कॉमन सेलिज्म जो है उसमें दोनों प्रजातियों का बाहरी संबंध होता है, यानी कि वो आंतरिक रूप से तो जुड़ी हुई नहीं रहेगी पर बाहरी रूप से वे जुड़ी हुई रहेगी। जैसे बार्निकल्स, जो बार्निकल्स होते हैं वो वेल्स की मछली जो होती है उसकी पीठ पर चिपके हुए रहते हैं। जहाँ जहाँ वेल्स जाती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके साथ पहुँच जाते हैं। और हम कई बार देखते हैं जो स्लॉथ होते हैं उसके बहुत ही लंबे और खांचेदार बाल होते हैं, तो उसमें कई सारे हरे शैवाल टके हुए रहते हैं। तो स्लॉथ भी हरा होता है तो इसलिए वे शैवाल दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से बाह्य संभोजिता के द्वारा इन शैवालों को, इन बार्निकल्स को फायदा होता है, जबकि स्लॉथ और वेल्स को इसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरा है एंडो कॉमन सेलिज्म, यानी कि आंतरिक अंतः सहभोजिता। इसमें एक जाति तथा दूसरी जाति के बीच में आंतरिक संबंध होता है, यानी कि एक जाति दूसरी जाति के शरीर के अंदर निवास करती है, जिसमें अंदर निवास करने वाली जो जाति होती है उसको फायदा होता है और जिसके अंदर वो रह रही है उसको कोई फायदा नहीं होता है। इसमें हम सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं हर्मिट क्रैब, जिसको हम केकड़ा कहते हैं। वह घोंगे का जो खोल होता है उसमें घुसकर रहता है, तो इसमें घोंगे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन हर्मिट क्रैब को बहुत अपनी सुरक्षा प्राप्त होती है। हम ई कोलाई की बात करते हैं, एस्टेरिया कोलाई, एंटामोबा कोलाई, ये मानव की आंतों में रहते हैं, तो इसमें मानव को कोई फायदा नहीं है, लेकिन ई कोलाई और इनको फायदा है। तो इस तरह से ये एक एंडो कॉमन सेलिज्म का उदाहरण हुआ। उसके बाद में हम सेकंड जो देखेंगे वो प्रोटो कॉर्पोरेशन है। प्रोटो कॉर्पोरेशन में आप देखोगे कि मैंने दोनों जगह प्लस प्लस लगा रखा है। इसका मतलब दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को ही फायदा हो, लेकिन दोनों का साथ रहना कोई भी जरूरी नहीं है। इसको हम प्रोटो कॉर्पोरेशन कहते हैं, प्राक सहयोगिता। इस संबंध में दोनों जो जातियां होती है वो परस्पर लाभान्वित होती है, लेकिन जीवित रहने के लिए उनका साथ रहना कोई आवश्यक नहीं होता है। इसमें सबसे उदाहरण हम देखते हैं सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन जो होता है वो हर्मिट क्रैब के खोल पर चिपका रहता है। हर्मिट क्रैब जो है वो एनीमोन को भोजन के लिए भोजन देता है, जबकि एनीमोन अपनी 10 कोशिकाओं से क्रैब को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोनों को ही फायदा होता है। सी जो है मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला है म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहोपकारिता। नाम से ही पता चल रहा है, सहोपकारिता यानी कि उपकार, मतलब फायदा करना। इसमें भी मैंने प्लस प्लस लगा रखा है। अब आप सोचोगे कि प्रोटो कॉर्पोरेशन पे भी प्लस प्लस लगा रखा है और म्यूचुअलिज्म में भी प्लस प्लस लगा रखा है, तो इसमें क्या अंतर हुआ? देखो बच्चों, इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों जातियों का साथ रहना जरूरी नहीं है। दोनों को साथ रहने से लाभ तो होता है, लेकिन कोई भी उनका साथ रहना जरूरी नहीं है। जबकि म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस होता है, इनके उनको लाभ तभी प्राप्त होगा जब दोनों साथ में रहे, यानी कि दो जातियों के बीच में पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उन दोनों जीवों का साथ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसे हम ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस यानी कि अवैकल्पिक सहजीवन संबंध कहते हैं। यानी कि इन दोनों को साथ रहने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनको अगर जीवन जीना है तो इन्हें साथ रहना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, और इन दोनों की मिली हुई संरचना को हम लाइकेन नाम देते हैं। इसमें शैवाल का जो भाग होता है वो सेवलांस या फाइकोबायोंट, और कवक का जो भाग होता है वो कवकांश यानी माइकोबायोंट कहलाता है। शैवाल जो होता है वो हम सब जानते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो भोजन बनाने का कार्य करता है, तो वह स्वपोषी होता है। वो अपना जो लाइकेन के लिए भोजन बनाने का कार्य शैवाल करेगा। और कवक जो है वह धरती के आधार पर खनिज लवणों और जलों का अवशोषण करता है। तो दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसलिए वो लाइकेन की संरचना का निर्माण होता है।
ग्लाइकेन हमें सबको पता है सबसे बड़े पायनियर होते हैं, कई भी अनुक्रमण जो सक्सेशन होता है वहाँ के लिए जो चट्टाने हैं उस पर कभी भी जीवन नहीं पाया जाए अगर लाइकेन नहीं हो। लाइकेन एक तरह का एसिड रिलीज करते हैं जिससे चट्टानों का अपक्षय होने लगता है और वहाँ पे जीवन की संभावना बनती है। उसके बाद में राइजोबियम जीवाणु और लेग्यूमिनोसी पादप। हम सब जानते हैं कि लेग्यूमिनोसी पादप को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और लेग्यूमिनस पादप में प्रोटीन भी बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो इनको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो सहजीविता के साथ रहता है। राइजोबियम इन जीवाणु को इनसे भोजन प्राप्त होता है और लेग्यूमिनसी पादपों को राइजोबियम जीवाणु से नाइट्रोजन स्तरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति होती है। फर्न एजोला के साथ एनाबिना एजोली नाम की एक शैवाल रहती है और इससे इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। माइकोराइजा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। माइकोराइजा जो है उसका अर्थ है कि कई बड़े बड़े पौधे जैसे पाइनस, ओक, इन सब की जड़ों में एक सहजीवन पाया जाता है। एक अलग तरह की जाति जो होती है कवक होते हैं, ये मिलकर रहते हैं। कवक इनके जलों के अवशोषण और खनिज अवशोषण को बढ़ा देते हैं और इसके बदले में कवकों को इनसे भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये म्यूचुअलिज्म, तो ये हमारा हो गया पूरा पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसके अंदर हमने कॉमनसेलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म पढ़ा। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब है कि दो भिन्न भिन्न जातियों का इस तरह से ऐसा संबंध होना कि जिसमें एक जाति तो है उसको फायदा हो और दूसरी जाति को नुकसान हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जाति को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता है, इनकी वो उदासीन रहती है, जबकि दूसरी जाति को हानि होती है। नेगेटिव इंटरेक्शन के अंतर्गत 3 मेन है। नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर बच्चों जो मेन है पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीडेटिज्म यानी कि परभक्षिता और एंटीबायोसिस यानी कि प्रतिजीविता। तो नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर जो मेन इसको 3 भागों में बांटा गया उसमें एक्सप्लॉयटेशन है यानी कि इसमें एक जाति दूसरी जाति का शोषण करती है, दूसरा है शेल्टर यानी कि शेल्टर के लिए रहती है और तीसरा है भोजन। क्योंकि नेगेटिव इंटरेक्शन इन 3 चीज़ों की वजह से होता है, या तो कोई किसी का शोषण करे या किसी को किसी के लिए भोजन चाहिए या उसको आश्रय चाहिए। तो नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।